25 है ना आज? आज आपने 25 दे दी। और वो आगरा तो कैसे थोड़ी देर फिर और कोई चेक कर लेते हैं। क्या चल रहा है? देखते हैं उसको। टोटल से इसमें आपको सुनना है और एनसीईआरटी में बात होती है। ठीक है? तो एक बार समझ जाओगे तो जी वन में से टेबल अगर आपको टिप्पण वाली भाग में इसमें दो टेबल से दो टेबल क्या होगा सर ऐसे इसमें भी हो जाएगा। अगर वंस यू अंडरस्टैंड इट, इसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? मैंने कल ओपरोन बताया था कि क्लस्टर ऑफ जीन है जो कि आपस में कोऑर्डिनेटेड है। ठीक है? और एक पर्टिकुलर मेटाबॉलिक पाथवे को ये कंट्रोल करते हैं। इट इज एक ओपरोन। हर एक मेटाबॉलिक पाथवे को कंट्रोल करने वाले जो क्लस्टर ऑफ जीन है वो डिफरेंट डिफरेंट है। जिस मेटाबॉलिक पाथवे को कंट्रोल करते हैं उसी के नाम पे उसका नाम दे दिया गया है। लैक्टोज वाले को लैकोप्रोन, अरेबिनोज को अरेबिनोज ओप्रोन, ट्रिप्टोफैन के लिए ट्रिप्टोफान। क्लियर? ये आपको दिमाग में आ जानी चाहिए। जैकब एंड मोनोड ने दिया था 1966 में। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, कोई पूछता है कि जवाब आना चाहिए। किसने दिया? जैकब एंड मोनोड। 66 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला इस पे, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में। ही गॉट नोबेल प्राइज ऑन दिस। ठीक है? मैंने आपको एक जीन की फाइल स्ट्रक्चर मतलब बताई थी, ध्यान हो आपको? इसलिए मैंने बताई थी क्योंकि बहुत जरूरी है कि लैक ऑफ में भी हुआ नहीं। चलिए, मैंने आपको बताया था कि ये रेगुलेटरी सीक्वेंसेस होते हैं और ये फंक्शनल या सीक्वेंस या कोडिंग सीक्वेंस या जो फंक्शनल जीन आप कह सकते हो। ठीक है? रेगुलेटरी सीक्वेंस में मैंने एक टर्म का जिक्र किया था, प्रोमोटर। ठीक है? प्रोमोटर क्या है? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलते हैं। ऐसे बोलते हैं प्रोमोटर इज द साइट वेयर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स। लिख लो इस बात को, लिखो इसको। जो आप बता रहे हो ना वो तो इनिशिएशन साइट है। हाँ, लोगो द साइट इन द रेगुलेटरी सीक्वेंसेस, द साइट in the regulatory sequence of the gene where RNA polymerase binds। जहां पे रेगुलेटरी सीक्वेंस में वो जगह जहां पे आरएनए बाइंड कर रहा है उसको क्या कहते हैं? प्रोमोटर साइट कहते हैं। इज इट क्लियर? ओके। की बात करें पर्टिकुलर सी, तो इसमें तीन जीन है। फंक्शनल जीन है जेड वाई एंड ए। जेड वाई एंड ए। इज दैट क्लियर? है? मैं कह तो रहा हूँ सिर्फ यहाँ जाने दो। मतलब मैं तुझे एक सिंसियर एडवाइस दूं, इससे छुटकारा पा, यू विल रिपेंट ऑन योर मिस्टेक। हाँ, एक दिन यू विल फील कि मैंने जिंदगी में गलती की। कराई वो लोग जिंदा रह सकते, आप भी रह सकते। तो फिर
क्लास में तो देखो कॉन्फिडेंस if you cannot if you can't face the world, how can you be empowered? फेस करो अपने आप को फेस करो दुनिया के साथ ना। चलो आपकी पर्सनल लाइफ में टाइम नहीं खराब करेंगे, लेकिन जो आपके रेगुलेटरी सीक्वेंसेस हैं उसमें 3 जीन है। ये फंक्शनल पार्ट है, इसमें 3 जीन है जो कि एक्चुअल में एमआरएनए बनाएंगे है। एक तो आई है जो रेगुलेटरी जीन कहलाता है, पी इज द प्रमोटर एंड ई इज द ओवेटर। ठीक है, आई इज द रेगुलेटर, पी इज द प्रमोटर एंड ओ इज द ऑपरेटर। क्लियर? आईपीओ क्या आपसे याद कर सकते हैं, इंडियन प्लस पोस्टल ऑफिस, ऐसे कोई भी टेक्निक से आप इसको याद रख सकते हैं। आई इज द रेगुलेटर जीन, पी इज द प्रमोटर एंड ओ इज द ऑपरेटर। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसको दोबारा बनाएंगे, इसको क्लियर करो। आई जो जीन है रेगुलेटरी जीन है, और इसको रेगुलेटर लेके आते हैं। आई इज द रेगुलेटर, और आई जो है इसके जो प्रोडक्ट ये क्या बनाता है, इनएक्शन के प्रेशर बनाता है। क्या बनाता है? आईजी का जो प्रोडक्ट है एक प्रोटीन है, नेचुरली जिनका प्रोडक्ट प्रोटीन ही होगा। जो इसको रिप्रेसर प्रोटीन कहते हैं, रिप्रेसर कह देते हैं। आई जो प्रोटीन बनाता है, जो रेगुलेटर जीन जो प्रोटीन बनाता है वो इनएक्टिव रिप्रेसर बनाता है। क्या बनाता है? इनएक्टिव रिप्रेसर। ये जो है प्रोमोटर साइट, यहाँ पे आरएनए बाइंड। ठीक है, एंड ओ इज द ऑपरेटर। ऑपरेटर पे रिप्रेसर बाइंड करता है। तीनों डेबिलिटी जीन्स हैं। आई इज रेगुलेटर जीन, पी इज द प्रोमोटर साइड, ओ इज द ऑपरेटर। इन तीनों जीन का फंक्शन क्लियर? ओके। दो टर्म होंगे आज करेंगे। तो टर्म है इंडक्शन, दूसरी टर्म इंड्यूसर, तीसरी टर्म है रिप्रेशन, और चौथी टर्म है रिप्रेस। ठीक है, व्हाट इज इंडक्शन? आपने केमिस्ट्री में पढ़ा, फिजिक्स में पढ़ा है इंडक्शन। जब आप किसी कैरिंग कॉइल कैरिंग करंट कैरिंग में उसको, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। इंड्यूस का मतलब क्या है? कि जो चीज पहले से नहीं हो रहा हो उसको पैदा करना। जैसे मान लो आप मेरे प्रति, आपका व्यवहार पहले न्यूट्रल था, मैंने आपको डॉट में शुरू कर दिया, तो मैंने आपके अंदर हेट इंड्यूस कर दी। और मान लो मैंने आपसे प्यार से ट्रीट किया, तो मैंने आपके अंदर लव या अफेक्शन को इंड्यूस कर दिया। दैट इज इंडक्शन। जो चीज पहले ना हो उसको हम पैदा करते हैं, दैट इज इंडक्शन। यहाँ पे इंडक्शन का मतलब दूसरा है। यहाँ इंडक्शन का मतलब ये है कि जीन जो सब्सटेंस, द प्रोसेस ऑफ स्विचिंग ऑन ऑफ द जीन। इंडक्शन क्या है? द प्रोसेस ऑफ स्विचिंग ऑन द जीन। कोई भी जो जीन है उसकी उसके एक्सप्रेशन को स्विच ऑन करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंडक्शन। जैसे आप चुपचाप सोए हुए हो और मैंने आके कुछ ऐसा किया और आप एक्शन में आ गए, इट इज इंडक्शन। आप चुपचाप सोए, जीन चुपचाप सोया हुआ है,
आपने कुछ किया और जीन ने एक्शन करना शुरू कर दिया, दैट इज इंडक्शन। तो इंडक्शन इज द प्रोसेस वेयर बाय जीन एक्सप्रेशन स्टार्ट्स और इट स्टार्ट्स स्विचिंग ऑन ऑफ द जीन। अब आप देखिए, सेल के अंदर दो तरह के जीन्स होते हैं, ठीक है। एक तो ऐसे जीन्स होते हैं जो हाउस कीपिंग जीन्स होते हैं, ठीक है। एक जीन होते हैं लग्जरी जीन्स होते हैं। हाउस कीपिंग का जीन का मतलब क्या होता है कि जो हमेशा जरूरत है ही है, वो छुट्टी नहीं कर सकते। जैसे आपके स्ट्रेटेड मसल फाइल पर दे कैन रेस्ट, बट योर कार्डिक मसल्स कैन नॉट रेस्ट। कैन दे रेस्ट? No, they can't rest. If you are to be survived, then this would not rest. So हाँ, तो मेरे कहने का मतलब है, अगर तू सेल जो है चला, आप देखोगे कि बैक्टीरिया कितना समझदार है, और हम बैक्टीरिया से गलत है और हम ना समझे, ठीक है। अब देखो बैक्टीरिया कितना समझदार है, आपको इस पूरे लैब ऑपरेशन में यही समझ में आएगा कि बैक्टीरिया कितने समझदार हैं और हम लोग कितने। तो सेल कोई भी ऐसे काम नहीं करती कि उसको एनर्जी खराब करनी पड़े अपनी। क्लियर? तो जो जीन्स, जो कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जब जरूरत पड़ती है तभी उनको एक्टिवेट करने की जरूरत पड़ती है। जैसे बैक्टीरिया जनरली फीड करता है ग्लूकोज पे। बैक्टीरिया का रेस्पिरेटरी सिस्टम्स नेचुरली इट विल फीड द ग्लूकोज। अब आप मुझे बताओ, जब आपको ग्लूकोज पे फीड करना है तो आप लैक्टोज डाइजेशन की जीन को क्यों हमेशा एक्शन में रखोगे? रखोगे क्या? सोए पड़े रहेंगे वो। इज दैट क्लियर? इसका मतलब क्या है कि उन जीन्स को तब स्विच ऑन करना है जब हमें वो काम करना पड़े। इसका मतलब क्या होगा? अगर लैक्टोज मीडियम में बैक्टीरिया को देंगे, तब जो है वो जीन लैक्टोन के जीन खड़े होंगे। अच्छा, यस। इसका मतलब क्या हुआ कि मीडियम में लैक्टोज की प्रेजेंस, जब तक लैक्टोज नहीं था तब तक सोए हुए थे, लेकिन जैसे मीडियम में आपने बैक्टीरिया को आर्टिफिशियल मीडियम में, अगार अगार मीडियम अपने पढ़ा होगा, और आपने बैक्टीरिया को रख दिया और आप इसमें लैक्टोज डाल दिया, तो आपने सोए को जगा दिया। इंडक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि लैक्टोज यहाँ पे इंड्यूसर हो गया। इंड्यूसर क्या होता है? द सब्सटेंस विच स्विच इन ऑन जीन। वो सब्सटेंस जो कि जीन के एक्सप्रेशन को स्विच ऑन कर दे, वो सब्सटेंस जिसकी प्रेजेंस, ठीक है, वो सब्सटेंस जिसकी प्रेजेंस जो है जीन एक्सप्रेशन को स्विच ऑन कर दे, उसको क्या कहेंगे? इंड्यूसर। इसका मतलब क्या हुआ? लैक्टोज इज ए लैक्टोज इज ए इंड्यूसर। लैक्टोज इज ए इंड्यूसर सब्सटेंस। लैक्टोज इज ए इंड्यूसर सब्सटेंस। बेटा आप बात नहीं, तुम लेट भी आए और नो, दो गुना एक साथ नहीं। इंड्यूसर जो सब्सटेंस है वो यहाँ लैक्टोज हो गया। अच्छा, इसका उल्टा करो, रिप्रेशन। जीन स्विच ऑन है, कुछ ऐसा हो जाए कि उनका एक्सप्रेशन बंद हो जाए। जैसे ट्रिप्टोफान कॉम्पाउंड का एग्जाम्पल। बैक्टीरिया जो है ट्रिप्टोफान अपना बनाते रहते हैं, बनाते रहते हैं, बनाते रहते हैं, ठीक है। उनको ट्रिप्टोफान, इसलिए जब बैक्टीरिया को जब ट्रिप्टोफान बाहर से नहीं मिला तो ट्रिप्टोफान बनाते रहेंगे, बनाते रहेंगे। लेकिन जैसे ही बैक्टीरिया को, अब इस लैक्टोज को भूल जाओ और हम लिख दो इस पर ट्रिप्टोफान। जैसे ही आपने ट्रिप्टोफान बैक्टीरिया को दिया, तो जो बैक्टीरिया मेटाबॉलिक पाथवे ट्रिप्टोफान बना रहा था वो सोचेगा मैं क्यों बनाऊं। अब तुम सोचो कितना समझदार है। इसीलिए जब हम बच्चों को बना बनाया सब दे देते हैं, कूद कपूत तो कूद धनसन से, वो क्या बोलते हैं ना, पर कूद से कूद के कूद। अगर मान लो बच्चों को सब कुछ बना बनाया मिल गया है, तो वो क्यों कमाएंगे, क्यों जागेंगे, क्यों पढ़ाई करेंगे? यस, वही कारण है।
अगर ट्रिप्टोफैन उसको बना बनाया मिल रहा, तो वो जितने भी ट्रिप्टोफान पाथवे के जो जीन्स हैं उनको सबको सुला देगा, सो जाओ। इसका मतलब क्या होगा? रिप्रेशन हो गया। पहले जीन्स एक्टिवेटेड मोड में थे, और जैसे ही ट्रिप्टोफान आया, रिप्रेस हो गए, स्विच ऑफ हो गए। तो रिप्रेशन का मतलब कि प्रोसेस ऑफ स्विचिंग ऑफ ऑफ द जीन। हाँ, इसलिए ट्रिप्टोफान को रिप्रेसर कहेंगे। हाँ, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे ट्रिप्टोफान क्या हो गया? इट इज द सब्सटेंस विच स्विचिंग ऑफ द जीन, विच स्विचेज ऑफ द जीन। जो सब्सटेंस जो है जीन की एक्टिविटी को स्विच ऑफ करा दे, वो क्या कहलाएगा? सप्रेसर, रिप्रेसर, एक ही बात है। अब सवाल कभी कभी यहां से आता है कि जो लैक ऑफ रोन है, वो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंड्यूसिबल एट्रोफी। लैक ऑफ रोन जो है, क्वेश्चन आता है, लैक ऑफ रोन क्या है, किसका एग्जाम्पल है? इंड्यूसिबल। अगर आपसे कोई पूछे लैक ऑफ रोन भी ना पूछे ना, और वो छुपा जाए, और उसमें वो लिख दे कि भाई पे जो इंड्यूसिबल ऑपरेंट के बीच में कौन कौन से जीन है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये लैक ऑफ रोन की बात कर रहा है। किसमें? लैक, मगर दो डिफरेंट एग्जाम्पल बताए हैं। एक तो ऐसा सब्सटेंस है जो सोए हुए जीन को जगा रहा है, इंड्यूस कर रहा है, वो लैक ऑफ रोन है। एक ऐसा सब्सटेंस है जो पहले से एक्ट करने स्विच ऑन को सुला रहा है। तो मैं आपको दो जो है ना सिस्टम्स के बारे में बता रहा हूँ। दो तरह के मॉडल हैं। एक तो इंड्यूसिबल सिस्टम हो गया, जो लैकब्रोन एग्जाम्पल है, और एक हो गया रिप्रेसिबल सिस्टम। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? ट्रिप्टोफान। ट्रिप्टोफान का छोटा लिख दो ट्रिप। ट्रिप्टोफान इज द एग्जाम्पल। अब क्वेश्चन क्या आ गया? ट्रिप्टोफान इज द एग्जाम्पल ऑफ ए रिप्रेसिबल ऑपरॉन, रिप्रेसिबल सिस्टम, वॉट एवर। सो ट्रिप्टोफान इज ए एग्जाम्पल ऑफ रिप्रेसर। Is that clear? Lag operon, it is the example of inducible system. Lag operon, so lactose is a inducer. Lactose is a inducer. ये कंसेप्ट आपको इस आपको दो मॉडल आ गए। अब आपके सिलेबस में दो ही मॉडल है। एक तो रिप्रेसिबल सिस्टम हो सकता है, रिप्रेसिबल तो नहीं है, लेकिन देख लेना, मैंने कि मुझे पढ़ाना जरूरी था ही। तो ए लैक ऑपरेंट इज द एग्जांपल ऑफ ए inducible system, and the tryptophan operon is the example of a repressor system। दोनों टर्म क्लियर हो गए, दोनों बातें क्लियर हो गई, बस। लैक ऑपरेन को लैक ऑपरेन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव कंट्रोल, इसको भी लिख लो। लैक ऑपरेन इज एग्जांपल ऑफ ए नेगेटिव कंट्रोल। नेगेटिव कंट्रोल का मतलब क्या हुआ है? नहीं, इसका मतलब ये हुआ लैक ऑफ क्या है? लैक अपॉन प्लस टू जीन्स है, जिसमें उसके रेगुलेशंस और उसका दिस आई पी वन ओ जेड वाई एंड ए। इट इज, ये सारे का सारा क्या है? लैकोप्रोन है। ये पूरी पूरी यूनिट क्या है? लैकोप्रोन है। तो लैकोप्रोन के अंदर कुछ रेगुलेटरी सीक्वेंस है, कुछ फंक्शनल सीक्वेंस है, टोटल मिला के, मतलब जैसे आप ना रेडियो सेट बोलते हो,
रेडियो नहीं बोलते हो, सेट बोलते हो, टीवी नहीं बोलते हो, बिकॉज व्हाट, फैन, फैन के साथ रेगुलेटर भी आता है, अकेला घूमने वाला पंखा नहीं आता है। ठीक है ना? इसका मतलब क्या है, जो जीन है उसमें सिर्फ और सिर्फ वो सीक्वेंस नहीं होती है जो प्रोटीन बनाती हैं, वो सीक्वेंस भी साथ होती हैं जो उसके प्रोटीन बनाने को, वो दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट, दे आर इक्वली। ये सारा का सारा लैकोप्रोन है, ठीक है, जिसमें तीन तो रेगुलेटरी सीक्वेंस में, तीन फंक्शनल जीन है। अब देखो, लेकिन ये जो आई जो है, जो कि एक इनएक्टिव रिप्रेसर बनाता है, बनाता है ना, ये इनएक्टिव रिप्रेसर जो है, ये कहीं बाहर से नहीं आया, लैक की खुद का जीन है। लैक ओकोम का खुद का जो जीन है, मेटाबॉलिक पाथवे खुद का जीन है, खुद ही की एक्टिविटी को बंद किए पड़ा है। जब खुद का जीन कर रहा है तो बिकॉज व्हाट, कि ये खुद खुद ही अपने अपने आप को क्या रखता है, स्विच ऑफ रखता है, इसलिए इट इज एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव कंट्रोल। अब तुम सोचो कि वो क्या मैकेनिज्म है जिसके कारण लैक्टोज ओपन के जीन सोए रहते हैं, वो दैट इज मैकेनिज्म क्या है, वो मैकेनिज्म ये है कि जब तक लैक्टोज नहीं होगा तब तक ये रिप्रेसर जो है, सॉरी, वो एक गलती होगी, वो एक्टिव रिप्रेसर लिखना, तो मैं शुरू से गलती कर रहा हूँ, तुम सही कह रहे हो, लैक ओपन एक्टिव रिप्रेसर बनाता है, सॉरी, वो उसको उसको ठीक कर लो, इनएक्टिव से हाँ हटा दो सारे। जो लैक प्रोटेक्ट है ना, वो रिप्रेसर है ना कि इनएक्टिव रिप्रेसर, वो मैं टिल तो फन में चला गया उसमें। जो आई है जो प्रोडक्ट है, इसको इस मिस्टेक में सुधार लो प्लीज। आई जी जो प्रोडक्ट है वो एक्टिव रिप्रेसर है, ठीक है, इट इज एक्टिव रिप्रेसर, बस इतना ही चेंज करना है। अब ये रिप्रेसर, जैसे देखो ये सेल के अंदर क्या हो रहा है कि लगातार ये प्रोड्यूस करता रहता है, और ये जो रिप्रेसर है ना, ये ये ऑपरेटर पे बाइंड रहता है, जिसके कारण ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाता, ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाती। तो ये दिस इज द मैकेनिज्म हाउ द जीन्स रिमेन स्विच्ड ऑफ, क्योंकि जब तक लैक्टोज मीडियम में नहीं होगा तब तक आई अपना रिप्रेसर बनाता रहेगा, वो रिप्रेसर ऑपरेटर पे बाइंड करता रहेगा, और उसको स्टेरिक हिंड्रेंस देता है। केमिस्ट्री में पढ़ा ना, स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर अगर आपके पड़ोस में कुछ ऐसा हो जाए तो आपकी रास्ता तो ब्लॉक हो जाएगा ना, मान लो इस दरवाजे में कुछ लगा है, आप निकल तो पाओगे नहीं। ऐसे ही ऑपरेटर साइड पे आके जो प्रोटीन, जो रिप्रेसर प्रोटीन है, वो स्टेरिक हिंड्रेंस दे देता है, किसको, आरएनए पॉलीमरेज को। वो बेचारा बाइंड नहीं कर पाता वहां पे, वो बाइंड नहीं कर पाता है अच्छे से, तो ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगी? ठीक है, इसलिए इट इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव कंट्रोल। अब क्या हो गया, ये तो वो सिचुएशन होगी व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट। अब लिख लो, व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट। जब लैक्टोज एब्सेंट होता है तो क्या होता है कि आई जो है, इसको थोड़ा अच्छा बना लेते हैं, अच्छा बना, हरी में क्या बनाया, रिप्रेसर बनाया, तो ये एक्टिव रिप्रेसर है। तो इसको लिखो, तो मैं लिखो, और सपोज करो दिस इज एक्टिव रिप्रेसर।
कोई भी स्ट्रक्चर बना लो उसका, इट डजंट मैटर। ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, कुछ भी बना दो, ऐसे एक ये रिप्रेसर बन गया। और ये रिप्रेसर जो है इट बाइंड्स ऑन ऑपरेटर साइड। तो जब ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन क्या है, जब व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट। ये सिचुएशन कब की है, व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट। जब मीडियम में लैक्टोज एब्सेंट रहता है, रेगुलेटरी प्रोटीन एक्टिव रेप्रेसर बनाएगा, जो कि ऑपरेटर साइड से बाइंड कर जाएगा। और आरएनए होने के क्या यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाता है, आरएनए पोल कैन नॉट बाइंड। ठीक है, जब आरएनए पोल बाइंड नहीं करेगा तो नो ट्रांसक्रिप्शन, नो ट्रांसलेशन। एक तो कंडीशन ये होगी कि जब लैक्टोज मीडियम में नहीं होता है तो ना ट्रांसक्रिप्शन होगी ना ट्रांसलेशन होगी, इसका मतलब जीन स्विच ऑफ रहेगा। और उसका कारण है कि जो आई जो जीन है वो एक एक्टिव रिप्रेसर बनाता है, जो कि ऑपरेटर साइट पे बाइंड रहता है, और वो आरएनए पॉलीमरेज को आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड ऑपरेटर साइट बाइंड नहीं करने देता है, स्टेरिक इंड्योरेंस देता है, मूवमेंट नहीं होने देगा, बाइंड भी कर जाएगा तो जगह ही नहीं दे रहा है बैठने की, तो बेचारा वो नहीं आएगा। और बाइंड भी कर गया थोड़ा बहुत, प्रॉपरली बाइंड नहीं कर पाता है, प्रॉपरली बाइंड नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, आगे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। तो बस तो ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल लो, इसी को बता देता हूँ मैं, तुम दूसरा बता दो, मैं तुम्हें दूसरा बना लेता हूँ। दूसरी कंडीशन क्या है कि जब लैक्टोज मीडियम में है, आई पी और ओ, जेड वाई ए। देखो, जो जेड है उसके जीन का जो प्रोडक्ट है, यानी कि एंजाइम है, ये बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइड। वाई क्या बनाता है, अर्बुमिन। ए बनाता है ट्रांस एसिटाइलेट। चलो तुम पढ़ते तो हो कम से कम। भीतर ग्लैक्टोसाइडेज तो ग्लैक्टोसाइड जो बॉन्ड है उसको तोड़ता है, जो ग्लैक्टोज के बीच में और ग्लूकोज के बीच में होता है, लैक्टोज बनता है उसके, तो बिल्कुल ठीक है। परमेज क्या कराता है, एंट्री करवाता है, इंक्रीज करता है, तो ट्रांस नहीं, इसका नोन है, नोन नहीं है। एक्चुअल में क्या है, सेल के अंदर ना लैक्टोज की बजाय एनोलैक्टोज से फॉर्म होता है। जब देखना तो मैं चाहता हूँ, यानी कि लैक्टोज ट्रांस एक्सपेरिमेशन करके, ग्रुप ट्रांसफर करके ये लैक्टोज को उसके एक आइसोमरिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिसको हम एलो लैक्टोज बोलते हैं। तो एक्चुअल में जो बैक्टीरिया के अंदर जाता है वो एलो लैक्टोज की बजाय क्या होता है, एलो लैक्टोज होता है। दिस इज द फंक्शन ऑफ ट्रांस एसिटाइलेशन। इज दैट क्लियर? बैक्टीरिया को तो ग्लूकोज चाहिए होता है, ग्लूकोज चाहिए होता है बैक्टीरिया को। मैं बेटा मैं ये कह रहा हूँ, आपने सुनो, आपने मीडियम में लैक्टोज रखा, ठीक है, लैक्टोज को जैसे लैक्टोज ओपन बनेगा तीनों जीन बन जाएंगे, तो जो ट्रांस एसिटाइलेट जो है वो लैक्टोज को एलो लैक्टोज में कन्वर्ट, दैट इज द फॉर्म
उस पे लैक्टोज बीटा सेलुलोज जो एंजाइम है उस पे काम करता है उसको, फिर उसको लैक्टोज को तोड़ के उस पे लैक्टोज और जो है लैक्टोज बना दे, सो ग्लूकोज और लैक्टोज बना देगा। यानी कि जो ट्रांस एसिटाइलेज है वो लैक्टोज को एलो लैक्टोज में कन्वर्ट करने का काम। ठीक है। वही कंडीशन कौन सी होगी, जब वैन लैक्टोज और इंड्यूसर इज प्रेजेंट। पहली कंडीशन क्या थी, व्हेन लैक्टोज और इंड्यूसर इज एब्सेंट। ठीक है। ये रिप्रेसर बनाया इसने, मान लो इसने एक ऐसा रिप्रेसर बनाया। ठीक है। ये लैक्टोज है, ये रिप्रेसर है, ये इसके साथ बाइंड कर जाए। ठीक है। ये क्या है, लैक्टोज। लैक्टोज जो है रिप्रेसर के साथ बाइंड कर जाएगा, तो इसको क्या बना देगा, इनएक्टिव। पता लगा इसी साइड से तो ये यहाँ बाइंड करा, ऑपरेटर साइड इसने ब्लॉक कर दिया। अब ये बेचारा कुछ चलने लायक आ नहीं, कुछ करने लायक नहीं रहा, यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएगा। ठीक है। यहाँ पे बाइंड अगर नहीं कर पाएगा तो ये आरएनए पोल जो है ना प्रमोटर साइड पे बाइंड कर जाएगा। आरएनए पोल जो है प्रमोटर साइड पे बाइंड कर जाएगा। जब ये प्रमोटर साइड बाइंड करेगा तो जहां यहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा, और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा तो क्या 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 बनेगा, एम आर एन ए, क्या बनेगा, एमआरएनए। ये जो एमआरएनए बनेगा, ये कैसा एमआरएनए बेटा, ये आरएनए कितने, 3 दिन का प्रोडक्ट, 3 दिन का प्रोडक्ट है, इसका मतलब ये 3 दिन का इफेक्टिव प्रोडक्ट है ये एमआरएनए। तो इसको इस इसका मतलब ये एक से ज्यादा जीन का प्रोडक्ट है, ये पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए है। समझ गए इसको पॉलीसिस्टोनिक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आरएनए, जो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट है ना, इट इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ सिंगल जीन, इट इज ए बहुत सारे जीन का प्रोडक्ट है, इसलिए हमको पॉली। और यूकैरियोट में क्या होता है, जो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट होता है वो एक सिंगल जीन का प्रोडक्ट होता है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, मोनोसिस्टोनिक आरएनए। ये पॉलीसिस्टोनिक आरएनए इसलिए है क्योंकि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ सेवरल जीन्स। बस फिर 3 टाइप के ट्रांसलेशन हो जाएगी ना उसकी। ट्रांसलेशन होने पर क्या बन जाएगा, ये बीटा गैलेक्टोसाइडनेस बन जाएगा, ये परवीन बन जाएगा, ये ट्रांस एस्टरेज बन जाएगा। बस लैकोप्रोन खत्म। अब 2 कंडीशन आपके पास होगी। मान लो आपको कोई एग्जाम में टिक कर रहे हैं, कोई डायग्राम बना ऐसे ही, और उसमें लिखे कि जब इंड्यूसर एब्सेंट होता है, जब इंड्यूसर प्रेजेंट एब्सेंट होता है तो उसका मॉडल क्या है, इंड्यूसर प्रेजेंट होता है तो उसका मॉडल क्या है। तो 2 मॉडल आप, इंड्यूसर अगर एब्सेंट है तो पहले वाला मॉडल है, जैसे इंड्यूसर प्रेजेंट हो जाएगा दिस इज द मॉडल। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही लैक्टोज मीडियम में आया उसने रिप्रेसर को इनएक्टिव बना दिया, और जीन
तीनों के तीनों जीन काम करना शुरू कर दिए, और तीनों जीनों में किसी को हम इंडक्शन कहते हैं, किसी को हम इंडक्शन कहते हैं, जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। और ये इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे लैक्टोज मीडियम में आएगा, बैक्टीरिया तीनों जीन, सोए हुए जो जीन है वो जाके अपना काम करना शुरू कर देंगे। दिस इज व्हाट इज नोन एज लैक्टोज। अब वो आपके सिलेबस में नहीं है, इनमें से किसी भी में अगर म्यूटेशन आ गई है तो लैकोप्रोन। अगर मान लो आई में म्यूटेशन आ गई, अगर लैकोप्रोन की आई में म्यूटेशन आ जाए तो क्या होगा? मान लो इसमें म्यूटेशन आ गई और इसको नॉन फंक्शनल बना दिया, तो बिना लैक्टोज के भी आराम से पूरा सिस्टम चलेगा। ठीक है, फिर इंडक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? नहीं, बैक्टीरिया की बात हो रही है, आपकी बात नहीं हो रही। मैं कह रहा हूँ अगर इंडक्शन आ जाए तो क्या होगा, अच्छी बात तो नहीं है। मेरे कहने का मतलब है, बिकॉज बैक्टीरिया के रेगुलेटरी जीन में कहीं ना कहीं म्यूटेशन आ जाए तो वो एक्टिव प्रेशर नहीं बना पाएगा, तो फिर पॉइंट नहीं कर पाएगा, ट्रांसलेशन चलती रहेगी बिना बात के, नेटवर्क बनते रहेंगे, जरूरत नहीं है। जरूरत ही। हम्म। हालांकि ऐसे वो पूछेगा नहीं आपसे म्यूटेशन वाला, लेकिन फिर मैंने आपको बता दिया। क्या ट्रिप्टोफैन होता है? ये तो आपके सिलेबस में है कि नहीं? बस कोई बात नहीं, 2 मिनट लगेंगे, लेकिन भी नहीं है तो चिंता ना करो। ठीक है, इसमें 5 ही मिनट लग गए बस। But you must know it. इसमें वही 3 आईपीओ, इसमें ए, बी, सी, डी, ई, यानी कि आप चाहे ऐसे लिख लो, लेकिन साइन करना किताब में लिखा है ऐसे लिखे रहते हैं जीन्स। ए बी सी डी नहीं, 5 जीन है। ठीक है, जब ट्रिप्टोफान नहीं होता, क्योंकि नेचुरल नहीं होता, बाहर से देंगे तभी तो आएगा, और बैक्टीरिया अपना ट्रिप्टोफान बनाता रहता है पूरा आई है यहाँ। सुन लो रे, आई जो है, ये बेचारा क्या बनाता है, इनएक्टिव रिप्रेसर बनाता है। ठीक है, जब आई इनएक्टिव रिप्रेसर बनाता है तो ये यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाता। आरएनए पॉलीमरेज यहाँ बाइंड करता रहता है, और ट्रांसक्रिप्शन भी होती रहती है, और ट्रांसलेशन भी होती रहती है, और बैक्टीरिया ट्रिप्टोफैन बनाता रहता है। लेकिन जैसे ही आप उसको ट्रिप्टोफैन बाहर से दे देंगे, तो ट्रिप्टोफैन यहाँ पे जो है, ट्रिप्टोफैन के साथ जुड़ गए, ये कोर प्रेशर की तरह काम करता है। तो इसको जैसे ट्रिप्टोफैन इसमें जुड़ जाएगा ना, तो क्या बना, एंटी प्रेशर बना देगा। ठीक है, ट्रिप्टोफैन जुड़ के कुछ ऐसा करता है कि जैसे ऑपरेटर बाइंड कर जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाएगा ट्रिप्टोफैन वाले जी, ना ट्रांसक्रिप्शन होगी ना ट्रांसलेशन होगी, तो ट्रिप्टोफैन बंद हो जाएगा। बस अब 2 मिनट तो लगी। जीन साइलेंसिंग बेटा नहीं, ये तो बैक्टीरिया कहा था, बैक्टीरिया जो है, 2 तरह के ओपरम्स होते हैं, कुछ इन्विजिबल ओपरम होते हैं, कुछ रिप्रेसिव ओपरम होते हैं। ठीक है, ट्रिप्टोफैन है एक एग्जाम्पल है रिप्रेसिबल ओपरम का। ये आर्टिफिशियल में कुछ नहीं हो रहा, बैक्टीरिया की अपनी समझदारी है, बिल्कुल जैसे बिल्कुल समझदारी मैंने बताया ना, कि अगर बैक्टीरिया
को ट्रिप्टोफैन चाहिए बनना, तो चाहिए चाहिए होता है ना प्रोटीन बनाने के लिए। तो बैक्टीरिया बेचारा खुद सब्जेक्ट रहता है, तो बनाता रहता। लेकिन ये देखा, अगर हम ट्रिप्टोफैन बाहर से देंगे तो क्या होगा? तो जैसे हमने बाहर से दिया ना, तो हमें ये पाया कि अब बैक्टीरिया ने ट्रिप्टोफैन को बनाना बंद कर। तो फिर पता चला कि कैसे बंद कर दिया। तो ये पता चला कि जैसे लैक्टोज इंड्यूसर की तरह काम करता है, ऐसे ही जो है ट्रिप्टोफैन एक प्रीकर्सर है। बस ये अपने आप नेचर में बैक्टीरिया में हो रहा। इट इज ऐसा कुछ हटके नहीं हो रहा है इसमें। जो आप जीन साइलेंसिंग बता रहे हो ना, जीन साइलेंसिंग तो बैक्टीरिया में या ऑर्गेनिज्म में कुछ तो नेचुरल नहीं हो रही है। जैसे जीन साइलेंसिंग, जीन साइलेंसिंग दो टाइप की होती है। एक तो किसी को बिल्कुल खत्म कर दो, एक चुपचाप बैठा। जैसे एक तो मैं किसी को बाहर निकाल दूं, निकले भाई ऐसे कोई बकवास करना है, और एक को मैं चुपचाप बैठा। तो एक होता है जीन नॉकआउट, एक होता है जीन नॉकडाउन। ठीक है। जीन नॉकडाउन, जीन नॉक, इसमें तो क्या है, जीन प्रेजेंट तो है लेकिन चुपचाप बिठा दिया। इसका मतलब क्या है, तुम्हें कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं करना, कोई ट्रांसलेशन नहीं। जीन नॉकआउट में क्या करते हैं, जीन में म्यूटेशन वगैरह हो जाए, जीन नॉन फंक्शनल हो जाए, जिस तरह यहाँ पे जरूरत पड़ने पर दोबारा यूज हो जाएगा। हाँ, आरने आरने की रेफरेंस एग्जांपल है। ठीक है, उसमें जीन भी है, जीन नॉकडाउन हो रहा है, जीन नॉकडाउन हो रहा है। जो आपने आरने इंटरफेरेंस पढ़ा ना, उसमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए को सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, देखो जो एमआई आरएनए है वो स्टार्टिंग में बनता है तो डबल स्टैंडर्ड बनता है। आपने पढ़ा, डाइसर एंजाइम उसको चॉप चॉप करता है। हाँ, तो मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करवाना चाहता। बस आपको, मैंने दोनों चीज ध्यान रखना है, एक तो एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी, और एक जीन साइलेंसिंग वाला जो आरएनए इंटरफेरेंस है। और जो एंटीसेंस आरएनए है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, एंटीसेंस जो आरएनए टेक्नोलॉजी है, वो सेल में नेचर में नहीं होती है। हाँ, आप बस इसके देखो, एक तो है आरएनए इंटरफेरेंस, इसमें इसमें कंफ्यूज मत होना। दूसरा है एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी। जो आपका जो फ्लेवर सेवर टोमेटो है ना, इससे बना है। ठीक है, ये आपका जो निमेटोड्स में है, बहुत सारे और भी फंजाई हैं नेचर में, अपने आप इंटरफेरेंस हो रहा। इसमें किसी ने कुछ किया नहीं है, स्टडी किया है। 1970 1980 में अमेरिका में, 1900 कब आया था, 80 के दशक में आया था। नहीं नहीं, 90s में, 96 में आया शायद। फायर एंड ब्लाइट पे दो साइंटिस्ट थे, फायर एंड ब्लाइट। ठीक है, तब ये जब हम एमएससी पढ़ाते हैं बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं था कि पहले एग्जिस्ट नहीं करता, ये एग्जिस्ट करता, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी उसको जानने की। अब हम जान गए हैं कि ऐसा नहीं होता। जैसे मान लो इस दुनिया में खुद कुछ ऐसा है जो अपना भी नहीं पता। मान लो एक ऐसा नया सन मिल जाए, या एक नई अर्थ मिल जाए, तो मतलब ऐसा नहीं है कि साइंटिस्ट ने बना दी, वो है। जिस दिन जान जाएंगे उस दिन बता देंगे। यू कैन नॉट डू एनीथिंग न्यू टू दिस यूनिवर्स। यूनिवर्स में तो अपने आप चीजें हो रही हैं, जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी,
20-16 से ईस्वी में पहली बार आपने सेल को देखा सिंपल माइक्रोस्कोप से। आज आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सेल को देख रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की माइक्रोस्कोपी होगी, स्टार्ट हो गई। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का अपलिफ्टमेंट हो रहा है, एडवांसमेंट हो रहा है, तो हम चीजों को जान रहे हैं। तो आयरन के इंटरफेरेंस के बारे में पता चलने के बाद हमें पता चला कि नेचुरली ऑर्गेनिजम्स में जीन साइलेंसिंग का मैकेनिज्म है, जिसमें कि एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए इन्वॉल्व है, जिसको हमने माइक्रो आरएनए का नाम दिया। और आरएनए है ना, कौन कौन से माइक्रो आरएनए, एसआई आरएनए। हाँ, एसआई आरएनए और एमआई आरएनए। तो उस मेथड से जीन साइलेंसिंग हो रही है। अब हम ये चाह रहे हैं, वो तो ठीक है आपने रोड में वो उसमें है, जैसे डेवलपमेंटल। देखो, एक्चुअल में हो क्या रहा है कि जब डेवलपमेंटल बायोलॉजी आप पढ़ते हो ना, तो कुछ जीन जो है अपने आप एक क्रोनोलॉजिकल पाथवे में उनको स्विच ऑन होना है, स्विच ऑफ होना है। ठीक है, तो निमेटोड के डेवलपमेंट में ये देखा कि बाद में स्टार्ट नंबर ऑफ सेल जो है वो कम हो गई डेवलपमेंट में। तो उसको पता है कि जिसे क्रॉलिंग, उसको क्रॉलिंग अचीवमेंट बोलते हैं। क्रॉलिंग अचीवमेंट क्या है कि उसको आपने पेट्री प्लेट में रखा और जो निमेटोड्स हैं वो क्रॉल करके उसको पार कर गए हैं। ठीक है, जब आर्गेनिक रिफरेंस के बाद अपना जीन को साइलेंस कर दिया, तो क्रॉल करके वो बाहर नहीं आ पाया। तो पता चला कि ये सब क्यों हो रहा है, तो पता लगा इसमें जीन साइलेंस। ठीक है, ऐसे जैसे आपकी एक एक मेथड है जिसे आप एपोटोसिस बोलते हो, सुना है? सेल डेथ बोलते हैं, प्रोग्राम सेल डेथ होती है। एक प्रोग्राम सेल डेथ होती है। सेल अपने ऑर्गेनिज्म को बचाने की कुछ साइड करती है, उसको सेल्फ साइड भी करते हैं, सेक्रीफाइस करती हैं अपने ऑर्गेनिजम्स को बचाने के लिए। जैसे जैसे आपका फ्रो का डेवलपमेंट है, तो टेल अपने आप जाती है। ऐसे ह्यूमन एम्ब्रियो में किसी स्टेज पे टेल होती है, अपने आप टेल चली जाती है। तो वो जो ऐसे जैसे आपका प्लांट्स के अंदर जाइलम बनता है, तो जाइलम की सेल डेड होती है, वैसा तो लिविंग सेल जो है क्या करती है, प्रोग्राम सेल डेथ क्या बनाती है, डेड टिश्यू बनाती है, ताकि वो ऑर्गेनिज्म जिंदा रह सके। आपकी जो बॉडी है, कैंसर को बचाने के लिए एपोप्टोसिस होती है। जैसे मान लो आप फास्टिंग करते हो, तो फास्टिंग के लिए क्या ऐसा कहा जाता है कि अगर आप फास्टिंग करते हैं, तो सेल्स जो है उस पर चली जाती हैं, इनगल्फ, अपने आप ऑटोफैगी से खत्म हो जाता है एपोप्टोसिस से। तो एपोप्टोसिस क्या करती है कि कैंसर के अगेंस्ट, एपोप्टोसिस सेल की संख्या को कम करता है। कैंसर जो है इसकी मल्टीप्लिकेशन को कंट्रोल कर देता है। कैंसर क्या है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सेल्स है। कुछ सेल जो है पड़ोसियों की बजाय तेज, जैसे मान लो आपका एक पड़ोसी है, आप कॉलोनी में रहते हैं, तो सारे पड़ोसी एक दूसरे से डर के, सुनो रे, एक दूसरे की परवाह करके अच्छे से बिहेव करते हैं कि यार एक परिवार सोचेगा ये क्या सोचेंगे, दूसरा सोचेगा यार ये क्या सोचेंगे, फिर कॉलोनी वाले क्या सोचेंगे, ऐसे करके हम सिस्टम से रहते हैं। इसका मतलब इसको कहते हैं कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। तो एक सेल जो है पड़ोस की सेल की अनलिमिटेड ग्रोथ में चेक रखती है, लेकिन कोई पड़ोसी आपका ऐसा जाता है जो किसी चीज की परवाह नहीं करता। होता नहीं कहा ऐसा, तो उसको कॉन्फ्लिक्ट इनहिबिशन से वो हट गया, अब उसको परवाह नहीं है कि पड़ोसी क्या कहेंगे। तो ये कुछ सेल्स जो हैं वो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन से तो बाहर चली जाती हैं, और फिर बगावत करके पड़ोसियों के, जैसे मान लो आपके घर के सामने किसी ने गाड़ी खड़ी करना शुरू कर दी, आपके खाली प्लॉट में किसी ने घेरना शुरू कर दिया, ऐसे अनकंट्रोल्ड ग्रोथ जो है नॉर्मल सेल्स को घेरती हुई चली जाती है, दैट इज नोन एज कैंसर। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यहाँ पे समाप्त होती है।
इसके बाद मुझे पढ़ाना है आपको एक एक टॉपिक और पढ़ाना है, इकोलॉजी मेरे पास है। आज उसका बैकग्राउंड बता देते हैं इकोसिस्टम, इसमें इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी आएगी थोड़ा। ठीक है, बस मेरे लिए तुम इतना कर लो, तुम क्वेश्चंस करके देखो कि लैक ऑफ बोन में ट्रांसक्रिप्शन में कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ऐसा कोई क्वेश्चन हो, देखो तो एक आध क्वेश्चन अगर कोई साइंटिस्ट वगैरह का नाम हो सकता है कि नया कुछ हो, लेकिन कंसेप्ट आई थिंक यू कैन डू। लैक ऑफ बोन समझ में आ गया, ट्रिप्टोफैन ऑफ बोन समझ में आ गया, बस खत्म। एक तो लेट आते हो और ऊपर से मतलब डिस्टर्ब मत करो यार। कौन बताएगा इकोलॉजी क्या होती है, शाबाश। इकोलॉजी क्या होती है, आपका नाम क्या है, बताओ। आपका नाम क्या है? अली जी, डिफिकल्ट टू स्पेल, अली जी, अली जी। चलो अपना अपना नाम तो बता दो, एक पहले आपका क्या? अनफिशा, खतरनाक वाले हो सारे। तुम्हारा क्या नाम है? अनफिशा, तुम? फैजीन। तुम एक काम करो ना, किसी को सजा देनी हो तो तुम मेरे नाम 100 बार बोल देना। तुम बताओ बेटा, तुम्हारा क्या नाम है? तुम सारे ए वाले हो, ये बात वाले हो। आपका है एलन, मतलब तुम्हारा एक एक उमर। अच्छा, नमन। चलो तुम तो ठीक ठाक, मतलब तुम्हारे नाम तो आसान से हैं। ठीक है। हाँ अब बताओ। अभी नीचे अब नाम क्या बताओ, बटन इकोनॉमी। नहीं नहीं, इनका हमारा नहीं चाहिए, ये तो डेफिनेशन थी। देखो, इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। देखो, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, मुझे आगे से डेफिनेशन चाहिए। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद स्टडी ऑफ organisms and their environment, स्टडी ऑफ organisms and the relationship कर सकते हो, या organisms and the environment। तो organism और environment में क्या पढ़ेंगे कि एक organism का उसके environment के साथ क्या रिश्ता है। ये organism है और ये इसका environment है। organism का environment से रिश्ता क्या है, व्हाट इज द रिलेशनशिप, बताओ क्या रिश्ता है। ऑर्गेनिज्म का और इन्वायरमेंट के साथ दो रिश्ते हैं, एक तो उसको एनर्जी और दूसरा मैटर, मतलब कोई रिश्ता नहीं है। क्या एनर्जी और दो ही, दो ही तरीके से डीलिंग होती है। मैटर लेते हैं, मैटर वापस कर देते हैं, कहते हैं वो कहते हैं पंच तत्व में विलीन हो गए, ऐसे बोलते हैं मरने के बाद। पंच तत्व में विलीन होने का मतलब क्या हुआ कि जो मैटर हमने नेचर से लिया था, इन्वायरमेंट से, वापस कर दिया।
कोई ट्री है, ऑर्गेनिज्म है, मैटर कहाँ से लेते हैं? इन्वायरमेंट से लेते हैं, नेचर से लेते हैं। तो जब डेथ होती है तो वापस लौटा देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैटर है उसका जो मूवमेंट है वो साइक्लिक है। यस और नोट? मैटर क्या है? साइक्लिक। जैसे ये ऑर्गेनिज्म है, इसने इन्वायरमेंट से मैटर लिया और वापस इन्वायरमेंट को दे दिया। जैसे आप एक पेड़ बना, जैसे जितने भी कार्बन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ये जो पढ़ते हो, ये सारे क्या है? मटेरियल साइकिल्स है, मैटर साइकिल्स हैं। मटेरियल साइकिल मीन्स कि हम इन्वायरमेंट से मैटर लेते हैं और जाने के बाद वापस करके चले जाते हैं। इसलिए मटेरियल जो है वो हमेशा साइक्लिक मूवमेंट में होता है। ठीक है। एक चीज है एनर्जी। एनर्जी का एक सोल है पूरे सन। ठीक है। पूरी पूरे पूरा का पूरा जो बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर तो समझते हो ना? इस दुनिया के सारे ऑर्गेनिजम्स उनके एनवायरनमेंट के साथ क्या कहलाता है? बायोस्फीयर है। ये तुमने पढ़ा होगा ना, सेल, टिश्यू, टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, और बहुत फिर बायोम, और फिर बायोस्फीयर। ठीक है। बहुत सारे बायोम्स मिलके बायोस्फीयर बना देते। तो इस पूरे के पूरे बायोस्फीयर में सोल सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। सोल सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। सोल का मतलब अकेला, केवल एक, ओनली सोर्स कह सकते हो। ओनली सोर्स ऑफ द एनर्जी इज सन। एनर्जी जो है उसका जो मूवमेंट है वो यूनिडायरेक्शनल है। सन से प्लांट्स में, यानी कि प्रोड्यूसर्स कह सकते हो, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स। ठीक है। उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। भाई कोई चीज गल जाएगी तो उस पे फंजाई और बैक्टीरिया तो काम करेंगे। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जिसमें डिकम्पोजर्स ना हो, जिनसे आप इतनी नफरत करते हो, बैक्टीरिया और वायरस, उससे, फंजाई से। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जिसमें ये ना हो, डिकम्पोजर्स। सब पूरा दुनिया। अगर आपसे कोई पूछे डिकम्पोजर्स का वास्तव में क्या हो, अच्छा तो मुझे पता है क्या कर रहे हैं। साइकिल को मेंटेन कर रहे हैं, कैसे मेंटेन कर रहे हैं? इसका मतलब, इसका मतलब क्या कर रहे हैं? मिनरलाइजेशन कर रहे हैं। मतलब भाई जो कॉम्प्लेक्स चीजें थी उस पील में, उस डेड ऑर्गेनिज्म में, वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में थी, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के फॉर्म में थी। प्रोटीन में क्या क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, कार्बन होता है, सब। अब जो चीजें पड़ी, जो चीजें इतनी जुड़ी हुई थी, उन सबको, सल्फर को, प्रोटीन से सल्फर को अलग कर देना, लेकिन इसमें पड़ा है। इसका मतलब एक्चुअल में क्या कर रहे हैं वो?
जो कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स हैं उनको सिंपल बायोमोलिक्यूल्स कैसे मिनरल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको कहते हैं मिनरलाइजेशन। अगर वो मिनरलाइजेशन ना करें तो मान लो अगर नेचर के अंदर प्रोटीन्स के फॉर्म में पड़ा रहे तो वो कोई चीज पड़ी रहेगी, तो जितने भी उसमें एलिमेंट हैं वो उसमें पड़े रहेंगे, एक फॉर्म में पड़े रहेंगे, लिबरल लिबरेट तो नहीं हुए ना। तो नेचर में तो फिर सारे एलिमेंट्स कहाँ से आएंगे? और आपको पता है कि एनर्जी एंड मैटर नाइदर बी क्रिएटेड, पैदा तो नया कर नहीं सकते हो। अगर लेते रहोगे कॉम्प्लेक्स बनाता रहेगा तो फिर कैसे काम चलेगा? इसका मतलब क्या हुआ कि जो सल्फर लिया था वो सल्फर वापस करना है। अब प्रोटीन में सल्फर जुड़ा हुआ फॉर्म में तो है, लेकिन उसको फ्री करने के लिए आपको माइक्रोब्स हैं, रोल यही है। They maintain the material cycles. They help in the mineralization. They liberate the elements from complex biomolecules to the simpler elemental form. That is the key role of it. अब तुम्हें ये चीज किसी इतनी इतनी क्लियर किसी किताब में नहीं मिलेगी, एनसीईआरटी वाले में नहीं बताएगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने बोला है कि हमने टीचर्स पैदा किए हुए हैं, वो उनकी ड्यूटी है कि वो बताएंगे। अगर वंस यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, आप जब किताब पढ़ोगे तो पूरा आसमान छान मारोगे। टीचर का काम है आपको सब्जेक्ट की देना कि जा ये ताला ले, अंदर खजाना है, जितना तुम्हारी मर्जी है, जितना तुम्हारी अंदर हिम्मत है उतना ले लो। तो वंस यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, उसके बाद तुम्हें किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ने की। उसके बाद वो तुम्हारा काम है। टीचर का ओनली वर्क इज टीचर का काम यह है कि कॉम्प्लेक्सिटीज को सिंपलर फॉर्म में दे देना, उनको एक चाबी दे देना, उनको जोड़ना सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट पैदा कर देना। एक एक टीचर ऐसा जाए तो मैथ को हवा बना के चल जाए, फिजिक्स को। एक टीचर ऐसा आ जाए जो फिजिक्स से आप प्यार करने लगे हो, बस उस टीचर का यही तक रोल है। अगर उसने ये समझा दिया आपको कि फिजिक्स बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, इसे करने की जरूरत नहीं है, योर वर्क इज डन। ठीक है। तो इकोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे? पूरी इकोलॉजी इसमें डिपेंड करती है कि एक ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट से मैटर, एनर्जी मैटर को कैसे एक्सचेंज कर, दैट इज इकोलॉजी। पूरी इकोलॉजी अगर एक लाइन में पढ़नी हो तो उससे आपको यही पढ़ना है कि ऑर्गेनिजम्स जो है अपने इन्वायरमेंट के साथ एनर्जी और मैटर को एक्सचेंज कैसे करते हैं। मैटर के पाथवेज पढ़ने हैं और एनर्जी के पाथवेज पढ़ने हैं। एनर्जी के पाथवे में सारा ट्रॉफिक सिस्टम आ जाएगा, प्रोड्यूस से लेके वो पूरा एनर्जी वाला है। और मटेरियल साइकिल में सारे के सारे आपके मटेरियल साइकिल्स आ जाएंगे। बस यही टेक्नोलॉजी है, और क्या है इकोलॉजी? अगर देखा जाए जितने भी, अरे पीछे किसी लॉयन को इकोलॉजी पढ़ने की जरूरत है? अंडरस्टैंड करने की जरूरत है क्या? लॉयन है, डियर है, इकोलॉजी पढ़ने की जरूरत है क्या? किसी वाइल्ड एनिमल एनिमल के कारण इकोसिस्टम में डिस्टरबेंस आया है? नहीं आता। जो नेचर में शेर रह रहा है, अगर हिरन को मार रहा है, वो जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ? जितने भी ऑर्गेनिजम्स नेचर में रह रहे हैं एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग, सभी को इस बात की तहजीब है कि नेचर के साथ कैसे रहना। इंसान होमोसेपियंस सेपियंस को छोड़ दिया जाए तो इस नेचर में, इस प्लेनेट पे कोई भी ऐसी स्पीशीज नहीं है जो कि इन्वायरमेंट के लिए डेंजर है। इट इज द ओनली होमोसेपियन सेपियंस।
बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप बायोस्फीयर को देख लेना, तो यहाँ पे तो होमोसेपियंस और बाकी बेचारे और ऑर्गेनिजम्स, इसमें इस स्पीशीज ने, इसको एक भगवान ने गलत काम करके दिमाग में, ठीक है, इसको अपोजिबल थंब दे दिया, ये अपोजिबल थंब दे दिया इसको, इसको इरेक्ट करके चलना सिखा दिया, इसका क्रेनियल साइज बढ़ा दिया। यही गलती कर दी ईश्वर ने। अगर आपका थंब अपोजिबल नहीं होता, बाकी सबका थंब जो है लाइन में रहता है, जितने भी ऑर्गेनिज्म में बंदर बंदर आप देखोगे, उनका जो थंब है वो अपोजिबल नहीं होता है। और हमारा जो अपोजिबल थंब है, इसने पकड़ने की क्षमता को बढ़ा दिया। और इसने बस यही से कलम पकड़ी, स्टार्टिंग में इसने पत्थर पकड़े, पत्थर से आग जलाई, फिर इसने लोहा बनाया, फिर हथियार बनाए, और फिर इसने मिसाइल बनाई। हाँ जी। क्योंकि उसको कुछ ऐसी, तो सबसे पहले कि जो क्रेनियल साइज, ठीक है, ब्रेन है वो इवोल्व है, ज्यादा सबसे इवोल्व ब्रेन है, इरेक्ट पोस्चर है, अपोजिबल थंब है, स्पीच, ये सब चीजें नेचर दे। इन्होंने क्या किया कि बाकी इस स्पीशीज ने अपने आप को कैंसर सेल्स की तरह समझा, कि कैंसर सेल पड़ोसी सेल की परवाह नहीं करती है, सिर्फ अपने जिंदे रहने की परवाह, हम कैसे जिंदा रहे, पड़ोस की सेल से मरे चाहे जिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए ह्यूमन बींग्स ने, होमोसेपियंस ने अपने एग्जिस्टेंस को अच्छा बनाने के लिए, सुख सुविधापूर्ण बनाने के लिए, बाकी सारी स्पीशीज को, जब होमोसेपियंस को ये समझ में आया कि इन हमारे रहने के लिए इनका रहना जरूरी है, लेट समझ में आया, समझ में तो अब भी आया, लेकिन अभी पूरी तरह से है। जब ये समझ में आया कि हमारे रहने के लिए इन बाकियों का रहना जरूरी है, तब उसने इकोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किया। क्लियर? इसका मतलब क्या है? इकोलॉजी इज फंडामेंटली ह्यूमन साइंस। इकोलॉजी, बाकी ऑर्गेनिजम्स को तो इकोलॉजी पढ़ने के, वो तो इकोलॉजी को जीते हैं, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दे आर इन द हार्मनी विद द नेचर। इकोलॉजी का बर्थ इसलिए हुआ कि इंसान को ये समझ में आया कि कैसे हम जिंदा रहेंगे, जो हमारा जिंदा रहना प्लांट्स के जिंदा रहने के लिए जरूरी है, हमारे जिंदा रहने के लिए लॉयन का होना जरूरी है, हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत सारी चीजों का होना जरूरी है, कि हम अपने बच्चों को कैसे शेर दिखाएंगे, अब कैसे शिमला जाएंगे तो कोई कविता कैसे लिखी जाएगी। ठीक है ना? आप जाते किस लिए हो? इसलिए जाते हो ना, सीनियर ब्यूटी के लिए जाते हो, आपके माइंड की जरूरत है, आपको एक शीश महल में बंद कर दिया जाए, अकेला, उसमें बहुत सारा रुपया पैसा हो, बहुत सारा गहना जेवर हो, उसके बावजूद भी तुम शिमला जाना पसंद करते हो। जैसे तुम बाहर निकलते हो, खेत देखते हो सरसों के पीले, तो यू फील गुड। कोशिश कर रहा है, दोनों दोनों कशम कश, कशम कश है। बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे हम यहाँ प्लास्टिक को कम करने की बात करेंगे, पॉलिथीन की बात करेंगे, कहानी सुनाएंगे, और यहाँ से जाने के बाद दुकानदार से पॉलिथीन को लेंगे, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही हम पानी बचाने की बात करेंगे, और घर जाके बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारे हैं, लेके पूरा गेट रोड सब धोना शुरू कर देते हैं, देख। बिल्कुल उसी तरह कि हम कोई भी चीज खा के वैसे सफाई की बात करेंगे, गीला कूड़ा, ये कूड़ा, वो नीला, उसको पीला, और जैसे हम बाहर निकले, चिप्स लिया पैकेट, कुछ दिखाई नहीं दिया,
थैंक यू। ठीक है, बस ऐसे ही हम बैठ के करते हैं, नीतियां बनाते हैं, दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअल में इम्प्लीमेंट नहीं करते। क्योंकि जैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ह्यूमन बीइंग की जो दौड़ है ना मटेरियलिस्टिक, उसमें अब बाधा बन जाओगे। और अब आपको ये चाहिए कि मेरी गाड़ी 150 किलोमीटर प्रति घंटा चलनी चाहिए, तो नेचुरली एक आपको एक एक्सप्रेस हाईवे चाहिए, और उस एक्सप्रेस हाईवे को बनाने के लिए आपको लाखों एकड़ जमीन और जंगलों को सुहा करना पड़ेगा। अब दो चीजें एक साथ हो रही हैं। एक तरफ सरकार ये कहेगी कि हमने इतने हाईवेज बना दिए, ठीक है, हमने पूरा वहां पे एक इंडस्ट्री का हब डेवलप कर दिया है, जो आपने तो जो अब दूसरा पॉइंट ये आया कि इकोलॉजी जो है, इकोलॉजी पढ़ना ह्यूमन बीइंग की अपनी जरूरत है। नेचर में ऐसा कोई भी और दूसरा जानवर नहीं है जिसको इस बात से कोई लेना देना है कि इकोलॉजी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग अपने जाने। ठीक है, 1970 के दशक में पहली बार पूरी दुनिया में इस बात की समझ आई, 1960 और 70 के बीच के। तो बहुत पूरी दुनिया में एक साइंटिस्ट की कॉन्फ्रेंस हुई, उस कॉन्फ्रेंस में पहली बार ये कंसेप्ट आया, ये इस बात पे चिंता हुई, क्या कर रहे हो भाई, उस पे चिंता इस बात पे हुई कि ये पूरी दुनिया के रिसोर्सेज आने वाले 25 सालों में समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, पहली बार ये पूरी दुनिया में इस बात में चिंता हुई कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड हैं, फाइनाइट हैं, अनलिमिटेड नहीं है। आपको लगता है कि कोयला अनलिमिटेड है, तेल अनलिमिटेड है, पानी अनलिमिटेड है, ये लगता है लोगों को। तो पहली बार जब इस बात पे चिंता की गई ना, 1972 में फिर एक स्टॉक होम कॉन्फ्रेंस हुई। ये क्वेश्चन आ सकता है, 1970 स्टॉक होम स्विट्जरलैंड में है। नहीं, स्विट्जरलैंड में नहीं है, उसमें है, स्वीडन में है। स्टॉकहोम देखना कहाँ पे है, स्टॉकहोम में हुई। और उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्टॉक होम कॉन्फ्रेंस कब हुई। ये जो आप इन्वायरमेंटल बायोलॉजी पढ़ेंगे ना, उसमें आ सकता है। रियो डी जेनेरियो के बारे में पता होना चाहिए आपको, स्टॉक होम पता होना चाहिए। तो स्टॉक होम कॉन्फ्रेंस में 1972 में पूरी दुनिया के लोग इकट्ठे हुए, नेता, और उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी। और इंदिरा गांधी जी ने वहां पे एक बहुत अच्छी बात कही थी कि पावर्टी एंड पोल्यूशन, दे आर द टू साइड्स ऑफ ए क्वाइन। गरीबी और प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण एक सिक्के के दो पहलू हैं। जब तक हम गरीबी को नहीं मिटाएंगे, तब तक हम प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण को नहीं खत्म कर सकते हैं। ठीक है, और उसी का परिणाम था कि इंदिरा गांधी जी ने उसके बाद गरीबी हटाओ आंदोलन चलाया था। ठीक है, गरीबी हटाओ, उसका एक परिणाम था फैमिली प्लानिंग। इंदिरा गांधी जी ने फैमिली प्लानिंग का कंसेप्ट लेके आई, उसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी रही। प्लान बहुत अच्छा था, लेकिन लोगों जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ वो गड़बड़ हो गया। प्लान कितना भी सुंदर हो, अगर उस प्लान का, पॉलिसी का अगर इम्प्लीमेंटेशन सही ना हो, तो अपने आप बदसूरत हो जाएगा। तो फैमिली प्लानिंग का कंसेप्ट इंदिरा गांधी का बहुत शानदार था। उनको पता था कि इंडिया की जो जनसंख्या है इतना बढ़ रही है, और पॉपुलेशन और पावर्टी में भी, दोनों में रिश्ता है। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पावर्टी बढ़ेगी, और पावर्टी बढ़ेगी तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ेगा। इसलिए उनको पता था कि अगर डेवलपमेंट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पावर्टी को समाप्त करना पड़ेगा।
पॉवर्टी को समाप्त करने के लिए पॉपुलेशन पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स चलाए। इन्वायरमेंट उसी दौरान आप देखो क्या कर रहे बेटा। 1972 एक ऐसा ईयर था। उसके बाद अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे जाके आज, हिस्ट्री नहीं, साइंस इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, तो जितने भी प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट एलिफेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट है, इनकी सब की शुरुआत उसी दौर में हुई, इससे पहले था ही नहीं। 1972 के बाद सब डेवलपमेंट शुरू हो। पहली बार जितनी भी सेंचुरीज आप की आप बात करते हो, नेशनल पार्क की बात करते हो, ये सारे की सारा जो कंसेप्ट है वो तब से स्टार्ट हुआ कि हमें रिजर्व्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाने चाहिए, हमें सेंचुरीज बनानी चाहिए, हमें नेशनल पार्क्स बनाने चाहिए। ठीक है, ये समझ तभी से आई। ये जब ये समझ में आया कि अब पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, फॉरेस्ट डिफोरेस्टेशन नहीं होना चाहिए, वाटर कंजर्वेशन होना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें हमें समझ में आई। और अगर वास्तव में देखा जाए तो इकोलॉजी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि किस प्रकार से इन्वायरमेंट को बचाया जाए ताकि ह्यूमन बीइंग की जीवन अच्छा रहे, बस। हम बाकियों को इसलिए बचाना चाहते हैं ताकि हम ठीक रहें, बाकी किसी को परवाह नहीं है कि जंगल बने रहे या शेर जिंदा रहे। शेर इसलिए जिंदा रहे कि वो हमारे काम की चीज है, प्लांट जिंदा रहे वो हमारे काम की चीज है। ठीक है, इस दुनिया में अगर माइक्रोब्स रहेंगे, चीजें रहेंगी तो हम जिंदा रहेंगे, अदरवाइज हम मर। अब मान लो वल्चर्स खत्म हो गए, वो खत्म हो गया, अब आपने देखा हो कि आसपास कोई आपको कम दिखाई देंगे, कोई इक्का दुक्का। तो ये हमारी फूड चेन के अहम हिस्सा थे, और हमारी गलतियों के कारण वल्चर्स गए, हमारी गलती के कारण क्रो, और धीरे धीरे हमारी जो हाउस स्पैरो है, जो आप जिसको गोरैया कहते हो, ये भी समाप्त होने वाली है। क्या है मुझे बताओ, हंस क्यों रहे हैं? मैं सारे ये इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, कोई ऐसा हमारी एनसीईआरटी लाइन में नहीं बोलने वाला, क्योंकि मुझे पता है कि यू कैन अंडरस्टैंड दैट। मैं आपको अच्छा बता रहा हूँ इकोलॉजी क्या है, और जब आपको ये पता चल जाएगा इकोलॉजी क्या है, तो फिर आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं पढ़ने की। तो फंडामेंटली इकोलॉजी इज ए ह्यूमन साइंस, इंसान अपने लिए पढ़ रहा है। इंसान में उस क्या है इकोसिस्टम? Science which deals with organisms and their surrounding interactions. Yeah, but it is the model, it is the science, it is something that is studying the interaction between organism and its environment. इसमें दो चीजें पढ़ेंगे, कंपोनेंट एंड इंटरेक्शन। इकोसिस्टम इज बोथ, स्ट्रक्चर की बात भी करेंगे और फंक्शन की बात भी करेंगे। व्हाट इज इकोसिस्टम की दो बातें हैं। हिंदी में कहते हैं कंपोनेंट घटक, इकोसिस्टम बना कैसा है, और इकोसिस्टम की फंक्शनिंग। वो फंक्शनिंग का मतलब, और इंटरेक्शन का मतलब एनर्जी एक्सचेंज। इंटरेक्शन मुंह से नहीं कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, गाना नहीं सुना रहे हैं, खाने नहीं सुना रहे हैं, घर पे नहीं खिला रहे हैं। इंटरेक्शन इन टर्म्स ऑफ वर्क, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड। हमारे सेल भी ओपन सिस्टम है, तुमने पढ़ा ना, ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम है, हमारी सेल्स क्या है, क्यों है कि ये इन्वायरमेंट के साथ एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज कर रहा है। एक सेल पड़ोसी की सेल के साथ एनर्जी मैटर एक्सचेंज करती है, इन्वायरमेंट के साथ। इसलिए सेल जो है
इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओपन सिस्टम। ठीक है, अगर किसी भी सिस्टम को एक लंबे समय तक आइसोलेट करके अपने हाथ पे छोड़ दिया जाए तो उसका क्या होगा? हम्म when a system is left isolated, what will happen to it? When a system is left isolated, its entropy increases. When a system is left isolated, its entropy increases. अगर किसी भी सिस्टम को, अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हें निकाल दें, आज से तुम्हारे घर वाले लड़के लड़के वाले तो ऐसा नहीं करते, लेकिन लड़कों के साथ ऐसा होता है कि अखबार में निकाल दें कि इसका आज के साथ बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं। ठीक है, अगर किसी लड़के को उसके घर वालों ने निकाल दिया अखबार में, तो वो एक ऐसा सिस्टम हो गया जो कि जहां से उसको एनर्जी और मैटर मिल रहा था उससे वो अलग हो गया। अब उसकी जिंदगी अच्छी होगी कि बुरी होगी? दर 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 भटकने को डिसऑर्डर कहते हैं। एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ डिसऑर्डर। एंट्रोपी इज समथिंग मेजर ऑफ डिसऑर्डर। एक बार तो बेटा बड़ा हिलता है, एक्सपेरिमेंट करके देख ले। 5-7 दिन, 5-7 दिन कह के अपने घरों से मैं अपना, आज के बाद मैं अपना देखूंगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम को अपने हाल पे छोड़ोगे या किसी भी सिस्टम को, तो उसकी एंट्रोपी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, कंपोनेंट्स क्या क्या है? बायोटिक, दूसरे लिख लो इसको, बायोटिक और एबायोटिक। इसका मतलब हमारा एक ऑर्गेनिज्म का जो इन्वायरमेंट है, वो ऑर्गेनिजम्स भी उसके इन्वायरमेंट का हिस्सा है, और इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट सराउंडिंग्स में अगर देखा जाए, इन्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ, सराउंडिंग का मतलब क्या हुआ? जैसे आपका क्या नाम बेटा, बीच में बैठे हो? अनम। अब अनम सबसे अकेले बीच बैठे, सपोज करो ये सिस्टम है और इसके चारों तरफ जो भी है वो सराउंडिंग है, उसमें तुम भी शामिल हो, मेज कुर्सियां, मैं भी शामिल हूँ। जब कोई सिस्टम की डेफिनेशन बता सकते हो उसे? यस, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स which is under investigation, the part of universe that is under investigation। जैसे अब अनम जो है सिस्टम हो गई, तो बाकी सब क्या हो गए? सराउंडिंग हो गए। अब इनके लिए अनम सराउंडिंग हो गई। ऐसे ही जो ऑर्गेनिजम्स का जो इन्वायरमेंट है उसमें दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं, एक तो बायोटिक और एबायोटिक। में क्या है? सनलाइट, वाटर, सोयल, एयर, यही तो है। एयर में सब आ गया, एयर के अंदर एवरीथिंग। एयर है, वाटर है, सॉइल है, ठीक है, सनलाइट है, ये सब क्या है? एबायोटिक। और बायोटिक में ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है? बायोटिक फैक्टर्स हैं। इसका मतलब इकोसिस्टम इज कंसिस्टेड ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। फंक्शनिंग इंटरेक्शन, इसका मतलब क्या होगा? हम इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब इकोलॉजी हम क्या पढ़ेंगे?
इकोलॉजी में पढ़ेंगे इकोसिस्टम में का स्ट्रक्चर क्या है और उसका फंक्शन क्या है। बस पूरी इकोलॉजी इसी में बेस्ड है। ठीक है, आज के लिए